तो राजस्थान के प्रमुख जनपद की बात कर रहे हैं मित्रों। और जनपदों की बात करें तो सबसे पहले जो जनपदों का उल्लेख है वो जो महाजनपद है, भारत में जो महाजनपद है वो टोटल कितने महाजनपद हैं? 16। भारत में जो महाजनपद है उनकी संख्या कितनी मानी गई है? 16 उनकी संख्या मानी गई है। और ये 16 है वो मित्रों बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। हाँ, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार है। महाजनपदों की संख्या कितनी मित्रों? 16 है महाजनपदों की संख्या है। और ये बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये संख्या इनकी मानी गई है। ठीक है। हाँ, देखिए मित्रों, महाजनपदों की बात की जाए तो प्राचीन काल में जो राज्य होते थे उन्हीं को जनपद कह देते थे। जिस प्रकार आपने सुना होगा, महाभारत देखी होगी तो सुना होगा अंगराजकरण। अंगराजकरण अर्थात अंग जो राज्य था उसका शासक कौन था? कर्ण था। तो अंग क्या था? एक जनपद था। इसी प्रकार आपने सुना होगा जैसे गंधार नरेश शकुनी पधार रहे हैं, महाभारत देखी होगी आपने। तो गंधार नरेश शकुनी पधार रहे हैं अर्थात गंधार नरेश, गंधार क्या था? एक राज्य था और उस गंधार को क्या कहते थे? जनपद कहते थे। चेडी नरेश शिशुपाल पधार रहे हैं तो चेडी नरेश, तो चेडी क्या हो गया कि जनपद हो गया। जो राज्य होते थे प्राचीन काल में उनको क्या बोल देते थे? वो जनपद बोल देते थे। ठीक है। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार टोटल है, जैसे मगध भी आ गया आपका, ये टोटल कितने हो गए? टोटल आपके 16 महाजनपद आते हैं। बिल्कुल बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इनमें ये 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और हमें तो पढ़ना राजस्थान का है मित्रों। राजस्थान की जो आरबीएससी कक्षा बोर्ड 10 की जो गाइड है आरबीएससी की कक्षा 10 की, उसमें आपके 4 या 5 ही जनपद दे रखे हैं मुख्य मुख्य, जैसे मालव है, सीवी जनपद है, मत्स्य है, सूरसेन जनपद है। इसके अलावा भी हम 3-4 और देख लेंगे। स्पेशली रीट के लिए ये 4-5 ही है आपके रीट में। और रीट में अब तक जो क्वेश्चन आया जनपदों से वो मित्रों मत्स्य जनपद से आया है। और मत्स्य जनपद के बारे में जितनी भी जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है। जब मैंने आपको सभ्यताएं पढ़ाई थी वहां पर भी हमने चर्चा की थी, और चर्चा कर लेंगे। ठीक है। अब हमें तो टोटल 16 जनपदों की जो भारत वालों की चर्चा नहीं करनी, यहाँ पर हम राजस्थान पढ़ रहे हैं। और राजस्थान में जो महाजनपद है, इन महाजनपदों में से 16 में से जो मात्र एक था वो था मत्स्य। यानी पूर्णतः आपसे पूछ ले कि जो 16 महाजनपद है भारत के, उनमें से पूर्णतः राजस्थान में कौन सा है? पूर्णतः राजस्थान में कौन सा है मित्रों? मत्स्य जनपद है। ये मत्स्य महाजनपद है, ये राजस्थान में था। ठीक है। इसके अलावा देखिए एक कुरु महाजनपद और एक आता है सूरसेन। कुरु और सूरसेन ये भी राजस्थान में लगते हैं। जैसे कुरु जो दिल्ली वाला इंद्रप्रस्थ वाला है, सूरसेन जो मथुरा वाला है, ये भी राजस्थान से इनका भी लिंक है। दिल्ली वाला अलवर के साथ जुड़ता है, सूरसेन वाला भी यहाँ पर अलवर भरतपुर करौली के साथ जुड़ता है। तो ये दो भी इनके साथ आते हैं। लेकिन पूर्णतः जो राजस्थान का जो महाजनपद है वो कौन सा है? मत्स्य महाजनपद है। ये पूर्णतः राजस्थान का है। अब राजस्थान में जो जनपद काल की है वो शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में जो जनपद काल की शुरुआत है, जनपद की जो शुरुआत है, ये भी तो राजस्थान में जो जनपद की शुरुआत है ये हुई थी 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में राजस्थान में जनपद की शुरुआत हुई थी मित्रों। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके समय? सिकंदर का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था? सिकंदर का आक्रमण। और जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में, उस समय पंजाब प्रांत में रहने वाली 4 जातियां थी, सीवी, अर्जुनायन, मालव और योद्धे। ये 4 जातियां हैं। इस सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से राजस्थान आ जाती है और राजस्थान में यहां पर है जनपद की शुरुआत करती है। तो सिकंदर का आक्रमण जब पंजाब पर होता है मित्रों, पंजाब की कितनी जातियां? 4 जातियां थी पंजाब की। वो 4 कौन सी थी? सेवी, अर्जुनायन, योद्धे, वह मालव जाति। ये 4 जातियां जब सिकंदर का आक्रमण होता है, यूनानी सिकंदर का आक्रमण होता है पंजाब वाले क्षेत्र पर, तो पंजाब की 4 जातियां है, सेवी, अर्जुनायन, योद्धे और मालव जाति। ये 4 जातियां राजस्थान में होती है। और राजस्थान में जो जनपद की शुरुआत होती है वो इन्हीं से होती है। अब हम एक एक करके जनपद को अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले हम एक बार वापस देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जैसे अंगुत्तर निकाय है, जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उनमें टोटल महाजनपद भारत में कितने हैं? 16।
ठीक है, हमें राजस्थान पढ़ना सिर्फ यहाँ पर। तो राजस्थान में 16 में से प्रमुखतः पूर्णतः जो राजस्थान में वो है मत्स्य जनपद। इसके अलावा कुरु और सूरसेन जो महाजनपद है ये भी राजस्थान से अटैच है। जनपद की जो शुरुआत है वो 326 ईसा पूर्व में हुई थी। राजस्थान में जो जनपदों की शुरुआत है, पूछ ले राजस्थान में जनपदों की शुरुआत कब हुई थी? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तो पंजाब प्रांत में रहने वाली 4 जो जाति है, सेवी, अर्जुनान, योद्धे और मालव, ये 4 है मित्रों। ये 4 जातियां हैं, ये पंजाब से राजस्थान में जाती है और राजस्थान में जनपद की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। इतना क्लियर हो गया। अब हम एक एक करके राजस्थान के जो जनपद है 5, 6, 7 जो भी है हम पढ़ेंगे। चले आगे। अब हम एक एक करके जनपद पढ़ रहे हैं मित्रों। और सबसे पहले उसी जनपद को पढ़ रहे हैं जिसका रेट में लगभग एग्जाम में यदि क्वेश्चन रेट में आया है तो वो आया मत्स्य जनपद का। राजस्थान का जनपद है, आपको पता है, पूर्णतः राजस्थान का जनपद है, तो इसलिए मत्स्य जनपद सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मत्स्य पढ़ते हैं। ज्यादा बातें नहीं इन जनपदों में। जनपद आप कहीं पर भी देख लो, आरबीएसई बोर्ड में 4 या 5 जनपद दे रखे, छोटे छोटे जनपद है, 3-4 मुख्य मुख्य बातें हैं। इनकी राजधानी कहाँ थी, इनका क्षेत्र कौन सा था, तो ये आपको ध्यान में रखना। मुख्य मुख्य मत्स्य जनपद। देखिए मित्रों, मत्स्य जनपद की बातें हमने जब मैंने आपको सभ्यताएं पढ़ाई थी, बैराट सभ्यता पढ़ाई थी, तो उस समय भी मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। ये कैसा जनपद है? एक महाभारतकालीन जनपद है। कैसा है? महाभारतकालीन जनपद, मत्स्य जनपद महाभारतकालीन जनपद है, जिसकी जो राजधानी थी, मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी मित्रों, वो राजधानी कौन सी थी? मैंने बताया था आपको सभ्यताओं में। जल्दी से बताइए, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी मित्रों? मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? जल्दी से बताइए। बिल्कुल बलदेव जी, विराटनगर। कौन सी थी? विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी मित्रों, जो वर्तमान में कौन सा आपका स्थान? बैराट। वर्तमान में यहाँ पर क्या है? बैराट जो स्थान है ये आपका यहीं पर है। तो मत्स्य जनपद की मित्रों राजधानी विराटनगर थी। और विराटनगर की बात करें मित्रों, तो विराटनगर है, इसको बसाया था महाभारत काल में एक राजा हुआ था विराट। कौन था? राजा था विराट, राजा विराट। इस राजा विराट ने मित्रों विराटनगर की स्थापना की थी। अब देखो मित्रों, मत्स्य जनपद में जो साक्ष्य मिलेंगे वो साक्ष्य कैसे मिलेंगे? महाभारतकालीन साक्ष्य मिलेंगे, क्योंकि महाभारतकालीन जनपद है। और महाभारतकालीन जो साक्ष्य मिलेंगे वो मिलेंगे यहाँ पर पांडवों के अज्ञातवास के। पांडवों को देखो 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तो पांडवों का 1 वर्ष का अज्ञातवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास यहां पर बिताया था। कहां पर बिताया था? विराटनगर में बिताया था। हाँ बिल्कुल बलबीर जी। तो पांडवों ने अपना 1 वर्ष का जो अज्ञातवास बिताया था वो कहां पर बिताया था मित्रों? इसी विराटनगर में बिताया था। और मैंने आपको बताया भी था, हाँ मैंने आपको उस समय बताया था जब सभ्यताएं पढ़ाई थी, उस समय पांडवों के बारे में बताया था। यहां पर देखो मित्रों, भीम ने है द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए है यहां पर अपनी गदा से एक तालाब बनाया था जिसे भीमताल कहते हैं। 1 वर्ष के अज्ञातवास में पांडव यहां पर विराट नरेश जो विराट का राजा था इसके पास छिपकर रहे थे। कौरवों ने 12 वर्ष का जो अज्ञातवास, 12 वर्ष का वनवास दिया था। 12 वर्ष के पश्चात 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। और कौरवों ने कहा कि आपको उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में हमने ढूंढ लिया तो आपको 12 वर्ष वापस वनवास दिया जाएगा। इसलिए पांडव इस विराटनगर के जो राजा थे, उस विराटनगर के राजा के पास यहाँ पर रहते हैं। युधिष्ठिर है वो इस राजा का मंत्री बनता है, उसके पास चौपड़ से खेलता है। जो द्रौपदी थी, उनकी पांचाली थी 5 पांडवों की, वो द्रौपदी यहाँ पर है, ये दासी का काम करती है। विराट नरेश की जो पत्नी थी उसके बाल वगैरह संवारने का काम करती है। अर्जुन है वो ढोलक बजाने वाला एक स्त्री के रूप में विराट राजा की जो पुत्र थी उत्तरा, उसको ढोलक वगैरह सिखाता है। यहाँ पर भीम यहाँ पर एक रसोईया बन जाता है। इसके अलावा नकुल और सहदेव थे इनके भाई, वो यहाँ पर घोड़े रखने वाले, यानी घोड़ों के जो अश्वपालक होते हैं ना, वो बन जाते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार पांडव है अलग अलग वेश बनाकर यहाँ पर रहते हैं मित्रों यहाँ पर। और देखो हमने बताया भी था उस समय भीम ने यहाँ पर उस किच्चक का वध भी किया था जो द्रौपदी को पाना चाहता था उसी समय।
तो इन काफी सारी घटनाएं हुई थी। पांडवों ने यहाँ पर 1 वर्ष का अपना अज्ञातवास से बिताया था। इसी समय अर्जुन का युद्ध भी हुआ था। जो कौरवों की सेना की तरफ से जो भीष्म पितामह आए थे, उसके गुरु द्रोणाचार्य आए थे, उधर से अंगराज कर्ण आया था, जो दुर्योधन आया था, सभी को है यहाँ पर है इस अर्जुन ने इस युद्ध में हराया भी था। क्योंकि उनकी जो विराट नरेश की जो गायें थी वो गायें हैं कौरव हड़प कर ले गए थे, उसके पश्चात अर्जुन ने उनको युद्ध में हराया था। तो ये सिद्ध बात यही है कि पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास 1 वर्ष का बिताया था वो कहां पर बिताया था? विराट नगर में बिताया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस मत्स्य जनपद में जो प्रमुख क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन से आते हैं? मत्स्य जनपद में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? देखो, जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान, जैसे जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये 3 जिले यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र होते हैं। जयपुर, अलवर व भरतपुर। जयपुर, अलवर व भरतपुर, ये 3 जिले हैं मुख्य रूप से मत्स्य जनपद में आते हैं। और मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है मित्रों ऋग्वेद में भी मिलता है। कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है आर्यों के समूह के रूप में। आर्यों के समूह के रूप में उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। हाँ, तो मत्स्य जनपद की बात की जाए तो छोटा सा एक जनपद है। देखिए, महाभारतकालीन जनपद है ये, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। इसकी राजधानी विराटनगर की इसकी राजधानी थी। राजा यहाँ का विराट था जिसने इसकी स्थापना की थी। पांडवों का 1 वर्ष का यहाँ पर क्या बीता था? अज्ञातवास बीता था। इस क्षेत्र की बात की जाए तो पूर्वी राजस्थान जो जयपुर, अलवर, भरतपुर वाला है वो यहाँ पर इस क्षेत्र में आते थे मत्स्य जनपद में। ऋग्वेद में आर्यों के समूह के रूप में यहाँ पर इस मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा देखो, प्राचीनतम जो बौद्ध धर्म के साक्ष्य हैं, बौद्ध धर्म के यानी प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के साक्ष्य आपको पूछ ले तो हमने देखो बिज्जक की पहाड़ी पर जो अशोक का बराबरू शिलालेख पढ़ा था सभ्यताओं में, तो उस समय मैंने बताया भी था, वो आपको इसी से जुड़ा हुआ था। तो बौद्ध धर्म के साक्ष्य प्राचीन काल के मित्रों वो भी आपको मत्स्य जनपद में देखने को मिलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये तो मत्स्य जनपद है, लेकिन आपको पूछ ले कि मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी है? मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी है? बताइए जल्दी से, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? जल्दी से बताइए कमेंट करके, मत्स्य संघ की राजधानी। तो मित्रों, मत्स्य संघ की राजधानी नोट लगा के देखना। देखो, मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर, जबकि आपको पूछ लिया मत्स्य संघ की राजधानी, मत्स्य संघ की राजधानी, तो मैंने आपको एकीकरण पढ़ाया था, उस समय बताया था अलवर। क्या बताया था? अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। तो मत्स्य जनपद की राजधानी अलग विराटनगर, और मत्स्य संघ एकीकरण के समय मैंने बताया था आपको अलवर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका पहला जनपद होता है। देखिए, मत्स्य जनपद महाभारत कालीन जनपद है जिसकी राजधानी विराटनगर थी। पांडवों ने अपना 1 वर्ष का यहाँ पर अज्ञातवास से बिताया था राजा विराट के पास। पूर्वी क्षेत्र जो जयपुर, अलवर, भरतपुर है वो मत्स्य जनपद में आते थे। ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है, आर्यों के समूह के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। और मत्स्य संघ की राजधानी वो आपको अलग याद रखनी है, अलवर है, ठीक है। तो ये आपका पहला जनपद होता है। मालव जनपद। मालव जनपद, इस मालव जनपद की बात करें मित्रों तो इसका जो मूल स्थान था, मूल स्थान है मालव जनपद का, वो पंजाब का जो रावी चिनाब वाला क्षेत्र है ना, रावी चिनाब नदियां हैं, तो रावी चिनाब वाला इसका जो मूल स्थान माना गया है। पंजाब का रावी चिनाब वाला जो क्षेत्र है नदियों वाला, ये इसका मूल स्थान था। कौन से जनपद का? मालव जनपद का मूल स्थान कौन सा था? पंजाब का रावी चिनाब वाला क्षेत्र इसका मूल क्षेत्र था। अब जो मालव जनपद है या जो मालव जाति है, ये मालव जाति है राजस्थान में आती है मित्रों। सबसे पहले कहां पर? राज्य में बात की जाए, इसका जो प्रारंभिक जो क्षेत्र था वो था इसका नगर, और नगर कहां पर मिलता आपको? टोंक में। इसी नगर का नाम आपको मित्रों ध्यान रखना, करकोट नगर भी मिल सकता है, करकोट नगर, ये भी इसका नाम मिल सकता है। तो राजस्थान में इसका जो प्राचीनतम क्षेत्र था, राजस्थान में सबसे प्राचीनतम क्षेत्र है मालव का कौन सा? नगर, जो पड़ता है टोंक में। इसके अलावा देखिए मित्रों, जयपुर व अजमेर, तो जयपुर, टोंक और अजमेर ये इसका प्रमुख क्षेत्र था। कौन से का? मालव जनपद का। तो इनका क्षेत्र भी ध्यान रखना। देखो, मत्स्य जनपद का तो जयपुर, अलवर, भरतपुर।
अब आ गया मालव जनपद का क्षेत्र, पूछ लिया आपको, जयपुर, टोंक, अजमेर और थोड़ा बहुत मेवाड़ का क्षेत्र आता है। हाँ बलबीर जी, यादव राजवंश ये भी आएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए आप, थोड़ा सा सब्र कीजिए, आ जाएगा। यादव राजवंश भी आएगा, 5 मिनट रुकिए आप। मालव जनपद मूल स्थान है पंजाब का रावी चिनाब वाला, पंजाब का रावी चिनाब वाला है मालव जनपद। नगर टोंक इसका जो प्राचीनतम क्षेत्र था मित्रों, जयपुर, टोंक, अजमेर ये इसके हैं प्रमुख क्षेत्र माने गए। कौन से? मालव जनपद के प्रमुख क्षेत्र माने गए हैं। ठीक है, अब देखिए मित्रों आगे देखते हैं इसी के बारे में। मालव जनपद की बात करें मित्रों, तो इससे मालव जनपद पर यहां पर है मित्रों, देखिए रेड एक स्थान है, रेड, और रेड पड़ता है कहां पर? टोंक में। रेड कहां पड़ता है? टोंक में। जो रेड टोंक है मित्रों, इस रेड टोंक में है मालव जनपद के सिक्के मिले हैं, सबसे ज्यादा मालव जनपद के सिक्के। मालव जनपद के सिक्के आपसे पूछ ले कि मालव जनपद के जो सिक्के हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर मिले? रेड टोंक में मालव जनपद के सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं। इसलिए रेड टोंक को कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का टाटा नगर। प्राचीन भारत का क्या कहते हैं? इसे टाटा नगर कहते हैं। मालव जो रेड है, इस रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा मालव जनपद के यहाँ जो सिक्के मिले थे, पंचमार्क जो मुद्राएं मिले थे, वो सर्वाधिक यहीं पर मिले थे, रेड टोंक में। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा एक मालव जनपद है जिसका मूल स्थान तो पंजाब का रावी चिनाब था। राजस्थान में नगर या करकोट नगर इसका सबसे प्राचीनतम क्षेत्र था। इसके अलावा जयपुर, टोंक और अजमेर में भी इसका क्षेत्र था। मालव जाति है, इसकी बात की जाए, इसको प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार मालव जाति को मित्रों समुद्रगुप्त ने हराया था, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार मालव को यहां पर हराया था। ठीक है, रेड टोंक, इस रेड टोंक में मित्रों है मालव जनपद के है सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं। मालव जनपद की मुख्य स्थान पंजाब है, लेकिन पंजाब में भी इसके सिक्के नहीं मिलते हैं। कितने? जितने जो सिक्के रेड में मिले हैं वो इसके मूल स्थान पर भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं रेड टोंक को, और टोंक को ही मित्रों नवाबों की नगरी भी राजस्थान में टोंक को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 जनपद हो गए। अब लीजिए अब इसका स्क्रीनशॉट। चले आगे। सीवी जनपद नेक्स्ट कौन सा है? सीवी जनपद। नेक्स्ट जनपद आपका मित्रों कौन सा? सीवी जनपद। सीवी जनपद ये भी मित्रों कैसा जनपद था? एक महाभारतकालीन जनपद था। महाभारतकालीन जनपद, हाँ सीवी जनपद कैसा था? महाभारतकालीन जनपद था। और इस सीवी जनपद की बात की जाए मित्रों, तो इस सीवी जनपद की जो राजधानी थी, वो सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी थी मध्यमिका। कौन सी थी? मध्यमिका। इसकी राजधानी थी मंजरी। कौन सी थी? मंजरी या मध्यमिका भी बोल सकते हो आप इसको, मंजरी या मध्यमिका। मध्यमिका इसकी राजधानी थी। वर्तमान में इसे कहते हैं नगरी। और नगरी कहां पड़ती है? आपकी चित्तौड़ में। कहां पड़ती है? चित्तौड़ में पड़ती है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं मित्रों सीवी जनपद। देखिए मित्रों, हमने देखो जब मैंने आपको मेवाड़ इतिहास पढ़ाया था, तो मेवाड़ का जो प्राचीन नाम बताए थे मैंने आपको, मेदपाट, प्रागवाट, है ना। तो मेदपाट, प्रागवाट इसी में मिलता है सीवी जनपद में। यानी मेवाड़ के जो प्राचीन नाम बताए थे ना मैंने आपको, मेदपाट मिलते हैं, प्रागवाट मिलते हैं, वो इसी समय मिलते थे, है ना, महाभारत काल में। तो सीवी जनपद है जिसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका बोल सकते हैं, मंजरी भी बोलते हैं कई जगह, और वर्तमान में क्या है आपके? नगरी। और सीवी जनपद में आपको पूछ ले वर्तमान में कौन से जिले आते हैं, तो आपका तो चित्तौड़ और भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है ना, चित्तौड़ में भीलवाड़ा, ये चित्तौड़ और भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है मित्रों, ये आपकी सीवी जनपद में आता है। चित्तौड़ और भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो किस में आता है? सीवी जनपद में आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सीवी जनपद
जो महाभारतकालीन जनपद है जिसकी राजधानी मध्यमिका या मंजरी थी, और नगरी जो वर्तमान में है इसे ही कहते हैं, जो नगरी पड़ता है आपके चित्तौड़ में। इस सीवी जनपद का जो उल्लेख है, आपसे पूछ ले कि सीवी जनपद का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो पाणिनि की एक रचना है मित्रों, पाणिनि की वो रचना है अष्टाध्यायी। आपने सुना होगा नाम अष्टाध्यायी का। पाणिनि की एक रचना अष्टाध्यायी है ना। पाणिनि की एक रचना कौन सी है, अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी में किसका उल्लेख मिलता है, सीवी जनपद का उल्लेख मिलता है। छोटा सा जनपद है सीवी जनपद, महाभारतकालीन जनपद। वर्तमान में यहाँ पर चित्तौड़ और भीलवाड़ा वाले क्षेत्र आते हैं। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी, नगरी थी, और नगरी वर्तमान में कहा चित्तौड़ में। और सीवी जनपद का जो उल्लेख मिलता है वो पाणिनि का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। तो 3 हो गए आपके। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, मत्स्य जनपद पढ़ा था। उसके बाद में कौन सा पढ़ा था, मालव जनपद। और मालव के बाद में हमने कौन सा पढ़ लिया, सीवी जनपद। 3 पढ़ लिए। एक छोटा सा जनपद आता है योद्धे जनपद, योद्धे जनपद। नेक्स्ट कौन सा आपका, योद्धे जनपद। देखिए मित्रों, हाँ, योद्धे जनपद राजस्थान का जो उत्तरी राजस्थान है ना, उत्तरी राजस्थान में देखो गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो आप कहते हैं योद्धे जनपद में। गंगानगर व हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र, गंगानगर व हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र। तो आपसे पूछ ले कि योद्धे जो जनपद था या जो योद्धे जाति थी, पंजाब से आई थी योद्धे जाति, ये से योद्धे जाति ने राजस्थान में कहां पर शासन किया था मित्रों, तो योद्धे जाति ने मित्रों है जो शासन किया था वो उत्तरी राजस्थान गंगानगर हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में इसने क्या किया था, यहाँ पर शासन किया था। इसलिए यहाँ पर जो योद्धे जनपद है इसका जो यहाँ पर क्षेत्र हो जाएगा वो गंगानगर हनुमानगढ़ हो जाएगा। इस योद्धे जो जाति थी, इस योद्धे जाति ने मित्रों यहाँ पर जो कुषाण थे उन कुषाणों को पराजित किया था, लेकिन बाद में कहते हैं कि गुप्त राज्य के अधीन हो गए थे। ठीक है, तो इसका क्षेत्र ध्यान रखना आपको। हाँ, अब आता है बलवीर जी एक प्रश्न पूछ रहे थे, उसका आंसर यहां पर आएगा सूरसेन जनपद, सूरसेन जनपद। हाँ, अब बलवीर जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, ये इसी का उसका आंसर यही है आपका। ठीक है, सूरसेन जनपद। देखिए मित्रों, सूरसेन जनपद की राजधानी थी मित्रों मथुरा। इसकी राजधानी पूछ लिया आपको, सूरसेन जनपद की राजधानी, सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी मित्रों, सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। कौन सी थी, मथुरा थी, आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अब देखिए मित्रों, इसी जनपद का जो संबंध है वो है यादव वंश से। इसका संबंध किससे है, यादव वंश से या यदुवंशी है कि बात आप यदुवंशी भी लिख सकते हो, यदुवंशी। और यदुवंशी कौन थे, यदुवंशी थे भगवान श्री कृष्ण। कौन थे, भगवान श्री कृष्ण, वो यदुवंशी थे। तो आपसे पूछ ले भगवान श्री कृष्ण के वंश से संबंधित जो वंश है, जो आपका जनपद है वो कौन सा है, सूरसेन। इंपॉर्टेंट है भाई, सूरसेन जनपद, ये आपके आरबीएस में मिल जाएगा, ध्यान रखना। तो राजधानी इसकी मथुरा थी, और जो यादुवंशी या यदुवंशी थे भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था इसी सूरसेन जनपद में। तो यादव वंश का संबंध किससे हो गया, आपका सूरसेन जनपद से हो गया। ठीक है मित्रों, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो राजस्थान में क्षेत्र है, राजस्थान में आपसे पूछ ले कि सूरसेन जनपद का क्षेत्र कौन सा है, तो पूर्वी अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर। पूर्वी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये जो 4 है क्षेत्र राजस्थान में, इसके प्रमुख क्षेत्र माने गए मित्रों। ठीक है, हाँ, सूरसेन जनपद राजधानी क्या थी, मथुरा। कहां पड़ता है, यूपी में पड़ता है। यादव वंश से संबंधित जनपद था ये, भगवान श्री कृष्ण का इसमें जन्म हुआ था। पूर्वी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट है वो राजस्थान के किस जनपद के अंतर्गत आते हैं मित्रों, ये चारों के चारों आपके सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। कितने हो गए, 5 जनपद हो गए, बस 2-3 हो रहे हैं। छोटे सी क्लास है आज जनपद की आपकी, ले लीजिए आराम से स्क्रीनशॉट। जनपद वाला क्वेश्चन रीड में आ गया तो मित्रों कोई गलत नहीं होगा आपका, चिंता मत करो।
हाँ, रिट में जनपद का क्वेश्चन आ गया तो गलत नहीं होगा। रिट में आपके चार जनपद दे रखे हैं आपके आरबीएससी में। मालव जनपद है, सीवी है, मत्स्य है, सूरसेन है। इसके अलावा भी हम 4-5 एक्स्ट्रा करेंगे। टोटल तो देखिए एमआर कलवा जी वो भारत में आ गए आपके 16 महाजनपद। हम भारत नहीं पढ़ रहे, हम राजस्थान पढ़ रहे हैं सिर्फ। हाँ, भारत जब पढ़ाएंगे कभी तो बिल्कुल भारत के जो 16 महाजनपद है उनका उल्लेख भारत में करेंगे, सिर्फ राजस्थान की बातें कर रहे हैं ना। और आज आपका हिस्ट्री का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कोर्स मित्रों। पूरी हिस्ट्री राजवंश से लेकर हमने सारी आपकी करवा दी है। तो ये टॉपिक स्पेशली मित्रों रीट के लिए ध्यान रखना। रीट में स्पेशली दे रखा है जनपद वाला, इसलिए मैंने रीट के लिए स्पेशली पढ़ाई। 2-4 जनपद और देख लेते हैं। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों 2-4 जनपद कुछ छोटे बहुत बचते हैं। सूरसेन हो गया, कुरु जनपद। नेक्स्ट कौन सा है? कुरु जनपद। 2-1 और देख लेते हैं। कुरु जनपद। नेक्स्ट जनपद आपका कुरु जनपद। और कुरु जनपद की जो राजधानी थी मित्रों वो थी इंद्रप्रस्थ। इसकी राजधानी क्या थी? कुरु जनपद की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी? हाँ, कुरु जनपद की राजधानी मित्रों इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ क्या था भाई? आपने महाभारत देखी हुई हो, जिसने देखी थी वो थोड़ा बहुत जानता है इंद्रप्रस्थ के बारे में। देखिए, जब कौरव और पांडवों में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था तो पांडवों को है कुछ नहीं मिला था उस समय। पांडवों को सिर्फ और सिर्फ जो धृतराष्ट्र था, अंधा धृतराष्ट्र था, उसने पांडवों को सिर्फ और सिर्फ है एक खांडवप्रस्थ दिया था। हाँ, पांडवों को उस समय क्या दिया था मित्रों? खांडवप्रस्थ दिया था। और खांडवप्रस्थ यानी जो खंडर जगह थी उसका नाम इसलिए खांडवप्रस्थ था इसका। यानी ये स्थान कैसा था? खंडर था। कोई समय में ये स्थान एकदम खंडर था, यहाँ पर कुछ भी खेती बाती कुछ भी नहीं होती थी, एकदम खंडर पड़ा था। तो फिर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हम क्या करेंगे इस खंडर का लेकर, हमें इस खांडवप्रस्थ में कैसे रह पाएंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप तो चुपचाप है, इस खांडवप्रस्थ को भी ले लो, इसे स्वीकार कर लो, आप तो इसे भी स्वीकार कर लो, इस खांडवप्रस्थ को भी देखा जाएगा, जो होगा आगे करवा देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर इंद्र को इसको सौंपा कि इंद्र, भगवान इंद्र से विनती की और इंद्र ने फिर क्या है मित्रों इस खांडवप्रस्थ को है एक ऐसी नगरी बना दी कि इसी खांडवप्रस्थ को बाद में देखने के लिए कौरव भी आए थे, यहाँ पर यज्ञ करवाया था पांडवों ने। तो इसका जो नाम पड़ा था उसी का नाम भगवान इंद्र के नाम पर पांडवों ने इसका नाम रख दिया इंद्रप्रस्थ। क्या रख दिया? पांडवों ने इसका नाम क्या रख दिया था? इंद्रप्रस्थ रख दिया था। यानी खांडवप्रस्थ का नाम ही क्या रख दिया था? इंद्रप्रस्थ रख दिया था। और आपने महाभारत देखी उस समय जो दुर्योधन आया था, दुर्योधन है उस द्रौपदी को देखने के लिए वहां पर वो कांच समझकर पानी में गिर जाता है अंदर, और फिर द्रौपदी उस पर हंसती है, अंधे का बेटा अंधा। उसके पश्चात तो जो महाभारत का युद्ध है वो स्टार्ट होता है। यानी इसको एकदम देखकर चकाचौंध देखकर दुर्योधन है यहाँ पर एक प्रकार से अचंभित हो गया था इस इंद्रप्रस्थ को देखकर। तो वो इसको घूम घूम कर देख रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी उस कांच के टकरा रहा था। उसके पश्चात ये एक स्लाइड के पास जाता है, उसको लगा कि ये तो जो कांच वगैरह है उसने, तो उसमें फिर वो जल में गिर गया था वहां पर। फिर वहां पर द्रौपदी बोलती है अंधे का बेटा अंधा। फिर ही तो दुर्योधन की वो बात बढ़ती है मन में। उसके पश्चात वह और ज्यादा प्रतिशोध करने लग जाता है। वैसे ही पांडवों से वैसे वो ज्यादा जलता था पहले भी। ठीक है, वो बातें महाभारत की है। ठीक है, तो ये महाभारत काल में मित्रों जो खांडवप्रस्थ था उसे क्या कहते हैं? इंद्रप्रस्थ कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें जो इंद्रप्रस्थ है, यानी इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो क्षेत्र है आपका इंद्रप्रस्थ पड़ता है दिल्ली में। कहां पड़ता है? दिल्ली में। राजस्थान में बात करें कि जो कुरु जनपद है इसमें जो कौन सा क्षेत्र आता है, तो मुख्यतः राजस्थान में जो क्षेत्र आता है वो आता है आपका उत्तरी अलवर। कौन सा आता है? राजस्थान में पूछ लिया आपको, तो राजस्थान में मुख्यतः इसका क्षेत्र है उत्तरी अलवर। हालांकि थोड़ा बहुत भरतपुर भी लगता है, लेकिन उत्तरी अलवर है, ये उत्तरी अलवर है, ये इसका मुख्य क्षेत्र बना गया है। तो कुरु जनपद है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, महाभारत काल वाली, बिल्कुल महाभारत काल की। इंद्रप्रस्थ को क्या कहते हैं? दिल्ली। खांडवप्रस्थ इन्हें मिला था, पांडवों को उसी को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और राजस्थान में बात करें वैसे इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, तो दिल्ली का क्षेत्र और राजस्थान का उत्तरी अलवर, ये दोनों किस में आते हैं? कुरु जनपद में आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, कुरु जनपद हो गया, सूरसेन जनपद हो गया, अर्जुनयन जनपद। अर्जुनयन जनपद, इसमें बस इतना ध्यान रखना आपको, अलवर व भरतपुर। अर्जुनयन जनपद में कौन से आते हैं? अलवर और भरतपुर किस में आते हैं मित्रों? अर्जुनयन जनपद में आते हैं। अर्जुनयन जनपद में क्या आते हैं? अलवर और भरतपुर आते हैं। ठीक है, उसके पश्चात आपके एक आता है जंगल जनपद। नेक्स्ट कौन सा है मित्रों? हाँ, जांगल जनपद। जांगल जनपद की बात करिए मित्रों, तो जो महाभारतकालीन जनपद माना गया है, यह भी कैसा माना गया है मित्रों? महाभारतकालीन जनपद माना गया है। और महाभारतकालीन इस जनपद में मित्रों देखो तो जोधपुर और बीकानेर वाला क्षेत्र मुख्यतः, इसमें कौन सा क्षेत्र माना गया है? जोधपुर व बीकानेर वाला क्षेत्र। और जो जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी मित्रों, ये तो आपको पता होगा, जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी या जांगल जनपद की जो राजधानी थी, वो जांगल जनपद की राजधानी मित्रों अहिछत्रपुर थी। कौन सी थी? अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर वर्तमान में कहां है? नागौर वाला क्षेत्र जाना जाता है। तो जांगल जनपद है ये, जोधपुर और बीकानेर का क्षेत्र इसमें आता था। महाभारतकालीन जनपद है ये भी। राजधानी इसकी अहिछत्रपुर थी। और हमने पढ़ा भी था, बीकानेर के जो शासक थे मित्रों, बीकानेर के शासकों को क्या कहते थे? जांगलधर बादशाह कहते थे। अर्थात इस जंगल वाला जो प्रदेश था, उस जंगल वाले प्रदेश पर जो बीकानेर शासक थे, उन बीकानेर शासकों ने राज किया था। तो बीकानेर शासक है मित्रों, वो जांगलधर बादशाह कहलाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, जांगलधर बादशाह, बीकानेर वाले शासक। और इनका जो राजकीय चिन्ह है बीकानेर शासकों का, उस पर जय जांगलधर भी आपको देखने को मिलता है, जय जांगलधर लिखा हुआ मिलता है। तो ये आपका एक जांगल जनपद है मित्रों। जोधपुर बीकानेर वाला क्षेत्र किस में आता है? जांगल जनपद में। राजधानी क्या है? अहिछत्रपुर, नागौर। बीकानेर शासक वो जांगलधर बादशाह कहलाता है। इनके राजकीय चिन्हों पर जय जांगलधर लिखने को मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कौन सा है मित्रों? ये आपका है जांगल जनपद। ये जांगल जनपद यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अलावा दो जनपद और आते हैं, देखिए मित्रों, छोटे छोटे। एक तो सालव जनपद और एक आता है राजन्य जनपद। सालव जनपद अलवर में, कहां पर है? अलवर में। और राजन्य जनपद है ये आपका आता है भरतपुर में। कहां पर आता है? भरतपुर में। हाँ, तो सालव जनपद अलवर का है, राजन्य जनपद है भरतपुर का। तो देखिए मित्रों, एक बात बता देता हूं, ये आपके जनपद है, यहाँ पर क्या थे? कंप्लीट होते हैं। कुरु जनपद देख लो एक बार वापस, ये बता दिया मैंने आपको। वैसे भी इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। जांगल जनपद बता दिया। सालव और राजन्य आपको नहीं पूछे जाएंगे। मुख्यतः आपके जो रेट का जो सिलेबस है उसमें 4 या 5 जनपद दे रखे हैं, है ना? 4 या 5 जनपद दे रखे। आरबीसी कक्षा 10 में भी 4-5 ही आपके कक्षा 10 में आपको देख लेना। पहले महाजनपद काल जो इंडिया के दे रखे हैं, उसके बाद में 4 या 5 देखो मुख्य मुख्यतः शिवी जनपद। इसके बाद में मालव मिलता है आपको, एक मत्स्य जनपद मिलेगा, एक सूरसेन जनपद मिलेगा। 4 ये मुख्य है, 4 मुख्य। उसके बाद में बाकी हमने काफी सारे पढ़े हैं। तो ये आप है अच्छी तरह से एक बार देख लेना। जनपद वाली क्लास आपको है इतनी मिलेगी, कहीं पर देख लेना मित्रों। काफी की हमने वैसे डिटेल में काफी बताया आपको। तो ये आपकी है जनपद वाली क्लास है मित्रों। यहाँ पर क्या होती है, आज कंप्लीट होते हैं जनपद। और आज दोपहर आपकी हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएंगी। धन्यवाद मित्रों।